अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक है वेलफेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है। ये हमने पीछे जो पढ़ी, हमने दो एक्सट्रीम्स को पढ़ा। एक एक्सट्रीम जो पढ़ा वो एक है स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट है जो हमने एडलिस्ट पढ़ा, वो टोटलिटेरियनिज्म की बात करता है, स्टेट सेंट्रिक है। असल में बेटा, मैंने जो स्टार्ट में आपसे बात की थी कि ये इन सब की यूटिलिटी है कि इन सब की जो अच्छी बातें हैं, कह लीजिए ये तमाम जो थीसिस हैं, इनकी अच्छी बातें हैं, उनको मिला के इनके थीसिस और ये एंटी थीसिस है, इनका एक सिंथेसिस बना दिया गया। ठीक है, और वो जो सिंथेसिस है, जो इनकी दोनों की अच्छी बातें इनको मिला के एक अच्छा आइडिया बना दिया गया। वो जो आइडिया है बेटा, वो है वेलफेयर स्टेट का आइडिया, जो आज के ज़माने में प्रैक्टिस किया जाता है। जो है ये वेलफेयर स्टेट असल में इन दोनों आइडियाज़ जो हमने अभी, जो स्टेट सेंट्रिक आइडियाज़ थे और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक आइडियाज़ हैं, इन दोनों की जो अच्छी बातें हैं उनको मिला के एक जो आइडिया बना, वो है वेलफेयर स्टेट का। और इसके अंदर आप देखते हैं कि जो स्टेट है उसकी इंटरवेंशन जो है वो इंक्रीज इंटरवेंशन है। रीजंस क्या हैं? The network of economic relationship became more and more tense and complicated after the industrial revolution। ठीक है जी, एक नई हुई इमरजेंस, हमने पीछे एक जिक्र पड़ा कि एक्सप्लॉयटेशन भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, एक्सप्लॉइट होना भी शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद ड्यू टू द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट देयर डेवलप्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स। नेचुरली आउटपुट जब बढ़ती गई, प्रॉफिट्स बढ़ते गए, लेकिन वेजेस वहीं पे रहे, तो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी, क्योंकि जो वेज है, जो प्रॉफिट है, उसमें जो वर्कर है उसका बुनियादी किरदार अगर वो काम ना करे तो प्रोडक्ट किसी काम की नहीं है, आप उसकी प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। For the protection of the rights of the industrial labor, state had to enact laws regulating wages, fixation of hours, working and providing secured social security. Naturally, लोगों का जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसकी ख्वाहिश ये होगी कम से कम पैसे देने पड़े, तनख्वाह कम से कम देनी पड़े, लोग मैक्सिमम घंटे काम करें और ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिले। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने इसके लेबर लॉज बनाए, उसके अंदर उन्होंने मिनिमम वेज सेट कर दी ताकि एक्सप्लॉयटेशन हो, कितनी वेज हर किसी को मिलना ज़रूरी है। फिर उसके बाद स्टेट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि उन्होंने जो है वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए कि 8 घंटे 12 घंटे जो काम करेंगे, तो उन्होंने इस तरह उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, उनके इंटरेस्ट को। फिर दूसरा क्या किया, इन ऑर्डर टू चेक द ग्रोइंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच वाज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनाइजेशन, न्यू लॉज हैड टू बी प्रोमलगेटेड। मैकेनाइजेशन से मुराद की जब आपने मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल काम होना शुरू हो गया, रोबोटिक्स काम होने लगी, मशीनें जो हैं वो ऑटोमेशन पे काम करने शुरू हो गई, तो बहुत से लोग उसकी वजह से जॉब से फारग हो गए। तो उसके लिए भी उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई, उनके लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स आल्सो रिक्वायर्ड न्यू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी दैट वुड रादर प्रोडक्शन ऑफ द होम इंडस्ट्री। होम इंडस्ट्री से मुराद ये है कि जो आपकी घर के ऊपर इंडस्ट्री, आप कोशिश हमेशा ये करते हैं कि जो आपकी घर की इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पे आपके लोग एम्प्लॉयमेंट ले रहे होते हैं, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, वो ना सिर्फ नेशनल रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे होते हैं बल्कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी अपना हिस्सा डाल के ज़रा मुबादला भी मुल्क के लिए कमा रहे होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर आप एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं जो इम्पोर्ट्स को जो है वो डिस्करेज करें और एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजें और कम से कम अंदर आए, ताकि आप सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं। दूसरा जो था स्टेट की इंटरवेंशन बड़ी कि वो मोनोपोली को कंट्रोल करे, जो हमने आखिरी पॉइंट भी पढ़ा था कि कोई एक पर्टिकुलर माफिया कार्टेल जो है वो मार्केट को कैप्चर ना कर ले और फिर एक्सप्लॉयटेशन ना करे बायर्स की। फिर तीसरी यह किया कि डेवलपमेंट भी हुई लिबरल आइडियाज़ की वजह से, औरतों को वोट डालने का, क्योंकि जो पहले ही ज़माना, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स का ज़माना था बेटा, उसके अंदर सिर्फ मर्द वोट कर सकते थे, ना औरतों को वोट डालने का हक था, ना स्लेव्स को वोट डालने का हक था। आहिस्ता आहिस्ता स्लेवरी एबॉलिश हो गई, औरतों को वोट डालने का हक मिल गया, मर्दों को वोट डालने का हक मिल गया। फिर स्टार्ट में ऐसे होता था कि एक ख़ास तादाद जो वोटर्स होती थी वो वही लोग होते थे जो ख़ास तादाद में टैक्स देते थे। लेकिन फिर
अडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आ गया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके अंदर 18 साल हर अडल्ट बंदा जो था वो वोट डालने का है था। तो जैसे जैसे आपकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की बेस बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों की जो इंटरेस्ट है, लोगों की जो इंटरवेंशन है पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर वो भी बढ़ती गई। तो जब स्टेट का जो दायरा वसी हो गया, उसकी जो डिसीजन मेकिंग की बेस जो है वो डाइवर्स हो गई, उसी तरह उसका जो क्या नाम है रोल है वो भी इंक्रीज हो गया। फिर मार्क्सिज्म का जो है, जिसने गुड पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी रूल किया, 1991 में जाके यूएसआर का जो है क्या नाम है जो डिसमेंबरमेंट है, डिसोल्यूशन है, उस तक इसने इसकी वजह से लोगों ने इसका जो इसको कंटेन करने के लिए, इसकी जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोप सारा कम्युनिस्ट हो गया, हमारे यहाँ भी इर्द गिर्द पे बड़ी हर मुल्क के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट जो है पीपल्स पार्टी से बड़ा पाकिस्तान में सोशलिस्ट पार्टी कोई नहीं आई। तो मतलब ये बड़ी हद तक इसने लोगों की सेंसिबिलिटीज को मुतासिर किया। तो उसको भी काउंटर करने के लिए कह लीजिए, उसका रास्ता रोकने के लिए भी जो उसके अच्छे आइडियाज थे, जिसके जरिए एक्सप्लॉयटेशन, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ जो है, इन चीज़ों को उठाया गया और वो अपनी प्रोग्राम उसका स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनाया गया, ताकि लोग जो है कैपिटलिज्म उसकी, क्योंकि कैपिटलिज्म की सबसे अच्छी बात बेटा ये है कि कैपिटलिज्म ना फ्लेक्सिबल एक आइडिया है, वो अपने आप को ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अडेप्ट कर लेता है, इस वजह से ओवर द इयर्स वो सर्वाइव करता है। और मार्क्सिज्म के फेल होने की बुनियादी वजह ये कि वो रिजिड सा थोड़ा सा हो गया, वो अपने जो असूल हैं कम्युनिज्म उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। देखिए चाइना ने भी यही किया ना कि उसने अपनी जो कम्युनिज्म है उसको अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिचुएशन, और देखिए आज वो कहाँ पे आके उनका कम्युनिज्म जो एक स्टेट ऑन कैपिटलिज्म की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा है। These were the main causes that resulted in the emergence of the welfare concept of the state, under which the state was not looked down upon. क्योंकि जब हमेशा याद रहे कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्टेट को बनाने का बुनियादी मकसद जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, और जब तक वो अपना ये रोल अदा करी तो लोग उसके साथ वफादार रहेंगे, लॉयल रहेंगे, और जब वो वेलफेयर ऑफ द पीपल में नाकाम हो जाएगी तो लोग उसके साथ किसी उसकी जो लोगों की वफादारियाँ हैं वो उसके साथ कायम नहीं रहेंगी। तो नेचुरली जब उसने लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करनी शुरू की तो नेचुरली लोगों की भी जो सिंपैथी है वो स्टेट के साथ और लॉयल्टी स्टेट के साथ हो गई। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ द क्या वेलफेयर स्टेट क्या होते हैं? Lasky writes that the state is an organization whose purpose is to work for the welfare on the large scale. Naturally उसके पास पोटेंशियल भी होता है, उसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं कि वो, क्योंकि वो एक तरह से कह लीजिए, हमने जब सोसाइटी और स्टेट की बात हम कल कर रहे थे तो आपने पढ़ा कि वो एक यूनिफॉर्मिटी है उसके अंदर, और वो उसके अंदर उसके पास अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, इसकी वजह से वो बेहतर तरीके से जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, वेल बीइंग ऑफ द पीपल है, उसको इस्टेब्लिश कर सकती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, और वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब जैसे हम ऊपर भी बात हुई थी कि लेज़र फ्री जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर मार्केट के अंदर हर कोई घुस सकता है, तो यहाँ पे भी यही होता है कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल हो। जो अमेरिकन ड्रीम है वो यही है ना कि हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपनी ड्रीम को मटीरियलाइज करने के लिए, अगर वो उसके पास राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क अगर अवेलेबल है। तो ये आपको मद्देनजर है कि जो स्टेट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। फिर लोगों के जो राइट्स हैं उसमें अनड्यू इंटरवीन भी करे और दूसरों को इंटरवीन भी ना करने दे, खुद भी ना करे तो दूसरों को भी ना करने दे, और प्रोटेक्ट करे उनके राइट्स को। फिर दस मॉडर्न स्टेट इनेक्ट्स लॉज रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स, इंश्योरिंग प्रॉपर वेजेस एंड चेकिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने पहले भी इसकी बात की। फिर बैलेंस्ड व्यू क्या है फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट के? Taking strictly in legal, talking strictly in legal sense, the sphere of state control cannot be restricted as state is a sovereign. ठीक है जी, ये पहली बात बड़ा जरूरी है, लीगली हमें मानने की जरूरत है कि स्टेट सॉवरन है। सॉवरन से मुराद है कि द हाईएस्ट पावर जो है वो सुप्रीम पावर जो है स्टेट के अंदर वो उसके पास रेस्ट कर रही है, स्टेट के पास, और स्टेट ही उसको एक्सरसाइज करेगी, वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो इसलिए आप उसको एक अंडरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉवरन होता है, इस वजह से आप उसका जो रोल है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बट स्टेट डज नॉट एक्सटेंड इट्स लीगल एक्शन इन ऑल डायरेक्शंस। उसको भी देखना चाहिए कि वो मतलब हमने ये फंडामेंटल राइट्स की जो कॉन्सेप्ट आ गया कि उसकी वजह से वो हर चीज़ के अंदर डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करती। Thus, modern state enacts
Too much interference is bad for it curbs individual initiatives and takes away the incentive to work on the part of individuals, making body a politic authoritarian one. ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेट अगर ज़रूर से ज़्यादा इंटरवीन करेगी, टोटलिटेरियन टेंडेंसी, डेस्पोटिक टेंडेंसी, डिक्टेटोरियल टेंडेंसी शो करेगी, तो नेचुरली जो पब्लिक लिबर्टी है और जो उनकी फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, वो अंडरमाइन होगा। तो उसका रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट भी सॉवरन एज अ सॉवरन भी एक्ट करे, लेकिन अपने लिए कुछ नो गो एरियाज जो है वो साइन कर ले। बर्जेस है, उसने भी जो है फंक्शन ऑफ द स्टेट है उसके ऊपर बात की है। एक तो उसने सिंपल, अगर इसको हम एक वर्ड में कहें तो स्टेट को सेंटेंस में अगर एक्सप्लेन करें बर्जेस का जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ स्टेट फंक्शन, तो ये है कि स्टेट शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, उसको पता है उसने कब अपना रोल बढ़ाना और कब कम करना। Functions of state into three broad based categories, that is basic, secondary and ultimate functions. उसने कहा कि स्टेट की जो फंक्शंस हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। बेसिक फंक्शंस हैं, सेकेंडरी फंक्शंस हैं और अल्टीमेट फंक्शंस हैं। ऑल दीज फंक्शंस आर कोरिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड। ये तीनों जो फंक्शन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में। With the change in the human requirements and advancement of civilization, relationship between the rulers and the ruled should be restructured. ठीक है, अगेन सर मैंने अब फ्लेक्सिबल की बात की कि जैसे जैसे जो फंक्शन है उसके स्टेट की वो प्रायोरिटाइज करने की भी बात है कि अगर एक नया ज़माना आ गया तो सेकेंडरी जो फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन बन जाएंगे, प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी हो सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पीपल, क्वालिटी। Thus, the function of the state should not be drawn from a static or fixed theory, but there should have relevance to the environmental setting. ठीक है जी, जैसी जैसी सिचुएशन है, जैसे हालात है, उसके हिसाब से। फिर दूसरी जो है वो गैटल का पॉइंट ऑफ व्यू है। गैटल प्रोस्क्राइब टू मेन टाइप्स ऑफ स्टेट फंक्शन, ऑप्शनल एंड एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल जो है वो लाजमी है और ऑप्शनल जो है वो इख्तियारी है कि वो उसको अदा करने चाहिए। ऑप्शनल के अंदर भी वो कहते हैं कि ऑप्शनल जो फंक्शन है वो आगे भी दो तरह के फंक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, एक है सोशलिस्टिक और दूसरी है नॉन सोशलिस्टिक। ठीक है जी, सोशलिस्टिक जो है उसके अंदर इनसे दूसरे प्राइवेट ओनर जो है उसके अंदर आ जाते हैं। Socialistic functions relate to those functions which of course can be conducted by society but without state guidance and its general supervision there is a possibility of mismanagement. ठीक है जी, वो फंक्शन को स्टेट जो सोसाइटी ऑन इट्स ओन भी परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि सोशलिज्म है, अगर मैं आपको सिंपल उसको समझाऊं, या कम्युनिज्म जो है उसके अंदर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, वो एक क्लासलेस सोसाइटी है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल, एक बस कम्युनिटी होगी जो लीडरशिप होगी, जो गवर्नमेंट होगी और आवाम आदमी होंगे, और गवर्नमेंट जो होगी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल काम कर रही होगी। अच्छा, socialist functions are related to those affairs which are the management certain key industries for instance whose private ownership is injurious for to the national interest are put in the public sector। जैसे हमारे यहाँ भी आप देखते हैं कि रेलवे जो है, PIA जो है, फिर उसके बाद बासा, तो ये तमाम जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है थोड़ा सा प्राइवेटाइज करना शुरू किया, क्योंकि बेसिक अमेनिटीज़ वाली जो फैसिलिटीज़ वाली जो हैं सेक्टर्स, वो स्टेट कंट्रोल में रहती हैं, उस पर स्टेट की मोनोपोली होती है। यहाँ पे भी यही बात की, और वो जो है वो आपके सोशलिस्टिक फंक्शंस होते हैं जिसमें इंजूरियस टू द नेशनल इंटरेस्ट आर पुट इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो होता है जो हुकूमती सेक्टर होता है, हुकूमत जिसको ओन करती है। इन दिस कैटेगरी फॉल्स सच सर्विसेज एज वाटर सप्लाई, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। टिल रिसेंटली दीज हैव बीन प्लेस्ड अंडर स्टेट कंट्रोल इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज, क्योंकि स्टेट इनको कंट्रोल करती है ताकि कोई और इनको एक्सप्लॉइट ना कर ले। दूसरी बात ये कि इन सबकी जो है वो एक अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, कि अगर आपका जो टेलीफोन वगैरह, वो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे जो है मूवमेंट ऑफ जो आपकी आर्मी है उसमें बड़ा रोल करती है, तो इसलिए आप ये ऐसी चीज़ें जो स्टेट की इंपॉर्टेंस में होती है, इसमें आप प्रॉफिट नहीं, स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट जो होता है उसको देखते हैं। कुछ नॉन सोशलिस्ट फंक्शंस भी हैं, include those areas of social life that cannot be properly performed by the private sector, कि उसको प्राइवेट सेक्टर जो अलोन है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। एज एन इलस्ट्रेशन दीज मैटर्स कैन बी pointed out as the management of health, education, road building, canals. Essential functions according to Gattel include maintenance of law and order and defense against external aggression. अब इसके अंदर भी यही कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये उसकी हैं, ये नॉन सोशलिस्ट फंक्शन है, ये जो स्टेट ही को परफॉर्म करनी है, यहाँ पे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता। ठीक है जी, और फिर उसके बाद नेचुरली ऑप्शनल आ गया, फिर वो
एसेंशियल तो है, वो तो बेसिक जो उसको अदा करने हैं वो करने ही करने हैं। Education, road building, etc. Essential functions according to Gretel include maintenance of law and order and defense against external forces। और जो इन दोनों के अलावा जो है एसेंशियल जो फंक्शन है वो नेचुरली यही है कि इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को स्टेट मेंटेन करें। गार्नर का व्यू जो है टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन जनरल, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। द सेकंड फंक्शन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कलेक्टिव इंटरेस्ट जो ग्रेटर गुड है उसको प्रोटेक्ट करे। लोग जो हैं वो अमूमन शॉर्ट टर्म गेन्स को हासिल करने के लिए अपने लॉन्ग टर्म गेन्स को सेक्रीफाइस करते हैं, जिसका ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होता है वो उस लोगों को उसके ऊपर रखे। फिर थर्ड वन सिग्निफाइज द बेटरमेंट ऑफ द होल ऑफ मैनकाइंड एंड द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ग्रेटर गुड जो है मतलब एक तो सोसाइटी लेवल का गुड है, लेकिन अब क्योंकि जितना दुनिया इकट्ठी हो गई तो उतना ग्रेटर गुड है कि जिसका जो पूरी दुनिया के लिए हिफाजत है उसके ऊपर भी काम करे। तो इंडिविजुअल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कह लीजिए कि टर्शरी लेवल है, इंडिविजुअल लेवल से शुरू होती है, सोसाइटी के लेवल पे आती है और फिर इंटरनेशनल बॉडी की सूरत में। तो इन सबको बेहतरी जो है, इन सब की इम्प्रूवमेंट जो है, वेलबींग जो है उसको मद्देनजर रखना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इनकी सूरत के अंदर हम पढ़ते हैं एसेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं स्टेट के। ठीक है जी, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। अब जो वेलफेयर कॉन्सेप्ट वाला है वो खत्म हो गया।